नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, फाउंडर डायरेक्टर श्रीजी नेत्र आरोग्यम। मैं पिछले कई सालों से आंखों की असाध्य समझे जाने वाली बीमारियों का आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए इलाज कर रही हूँ और आज मैं टाइकुन ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आप सबके साथ कुछ अहम जानकारियाँ साझा करना चाहती हूँ कि जिससे कि आप अपनी आंखों की रोशनी को बिना किसी लेजर, इंजेक्शन या सर्जरी के केवल आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी रोशनी को वापस भी पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि चश्मा को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? सर, चश्मा हटाना अभी तो अब बहुत आगे का क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी तो फिलहाल हमें ये फोकस करना है कि आने वाले टाइम में चश्मा, मतलब आप अगर दूर के चश्मे की बात करो जो जनरली बच्चों को लगता है, तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब जिसमें नियर साइटेडनेस हम उसको बोलते हैं कि जनरली आजकल आप देखोगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चश्मे पहन रहे हैं। तो चश्मा हटाना एक तो अलग मुद्दा है। उससे पहले हमें ये सोचना है कि चश्मों के नंबर जो आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनको चश्मा चढ़ा हुआ है उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में चश्मा पहन रहे हैं। और अगर हम WHO के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये आने वाले टाइम में इसको हम एपिडेमिक, यानी कि जिसको आप महामारी कहते हैं, उसकी तरह हम इसको देख रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2050 की अगर मैं बात करूं तो तब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 50% से ज्यादा जनता हमारी चश्मा पहन रही होगी और ये बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है। अगर इसी को मैं इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को आज के डेट में हम देखें तो 2020 में इसका रेशो जो है ये हमारा 33.9 के करीब है। और यहीं पे अगर हम आपका 2000 की बात करें, मतलब जब 2000 था उस टाइम पे 22.9 था। 22.9 से 33.9% पॉपुलेशन पे अब ये स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक ये डेटा हमारा 50% छू जाएगा। तो अभी तो हमें चश्मों के नंबरों को रोकने की पे बात करनी है और साथ के साथ हमें ये सोचना है कि जो बच्चों के नंबर बढ़ते भी जा रहे हैं उनको हमें रोकना है। साथ के साथ नंबर कम भी होते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि अगर चश्मों के नंबर आ गए हैं तो अब तो ये सर्जरी से ही हटाने पड़ेंगे या पता नहीं नंबर रुकेंगे भी कि नहीं, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि अक्सर जैसे छोटे बच्चों को चश्मा आता है तो डॉक्टर्स जनरली ये बोल देते हैं कि अभी तो नंबर आ गया है, आप बच्चे को चश्मा लगाइए, इससे नंबर आगे बढ़ेंगे नहीं। और इसके अलावा आप अगर जब बच्चा आपका 18 साल का हो जाएगा तब हम उसकी सर्जरी करके ये चश्मे के नंबरों को उतार सकते हैं। और पेरेंट्स इसी नोशन में चलते रहते हैं कि जब हमारा बच्चा 18 साल का होगा उस टाइम पे जाके हम चश्मों के नंबरों को उतारने के लिए सर्जरी कराएंगे, जिसे आम भाषा में लेसिक या बहुत सारी सेल सर्जरी, स्माइल होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से आजकल चश्मों के नंबर उतारे जाते हैं। लेकिन मैं ये जानकारी जरूर साझा करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ये सर्जरीज करा ली, नंबर उतर गए तो क्या ये दोबारा नहीं आएंगे। ये नंबर दोबारा भी आ सकते हैं। क्योंकि डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है आजकल। सो बेसिकली जैसे जैसे डिजिटल मीडिया से हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, आजकल सब लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं या फिर सब लोग आपका लैपटॉप्स वगैरह, स्क्रीन टाइम सबका बढ़ रहा है, तो उससे नंबर्स तो आपके 100% बढ़ रहे हैं। तो बच्चे आजकल ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं मोबाइल पे, आईपैड पे, कंप्यूटर पे, तो क्या आप एडवाइस करोगे कि क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या आयुर्वेद में है जिसमें कि हम कुछ प्रिवेंटिव कर सकते हैं बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें टू द मोस्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को जो एंटरटेनमेंट पर्पस से पेरेंट्स कई बार मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं कि ठीक है अभी बच्चा शोर मचाएगा या कोई शैतानी करेगा या हमारे काम में बीच में इंटरप्ट करेगा, तो ठीक है, फॉर द सेफर साइड वी जस्ट प्रोवाइड देम द मोबाइल फोन्स कि आप मोबाइल फोन पकड़ो, बच्चा फोन देख रहा है, अपने आप को बिजी करा हुआ है। तो एक तो ये वाली चीज हमें कट शॉर्ट करनी पड़ेगी कि हमें बच्चों को एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो फोन देना ही नहीं चाहिए। सही। इसके अलावा अगर हम स्कूल्स की भी बात करें तो स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो एनी हाउ कहीं ना कहीं बच्चों का एक्सपोजर तो होता ही है डिजिटल मीडिया से। आप उसको तो नहीं रोक सकते हो, लेकिन जैसे बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर घर आके होमवर्क भी पीडीएफ्स में आ रहे हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू द पेरेंट्स, जो भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो या घर में इतना आंखों पे बड़ा जब
प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे बेटर है एक प्रिंटर ले लो, आप उस पे प्रिंट आउट्स निकालो, अपने बच्चे को उसमें से पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि बात ये होती है डिजिटल मीडिया से पढ़ना और एक हार्ड कॉपी से पढ़ने में बहुत फर्क होता है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है। और स्पेशली आफ्टर कोविड 2020 के बाद से बहुत ड्रामेटिकली लोगों के चश्मों के नंबर बढ़े हैं। यंग एडल्ट्स की भी अगर बात करें, क्योंकि दे वर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, और अगर हम बच्चों की भी बात करें तो बहुत तेजी से नंबरों की बढ़ोतरी हुई है बच्चों में, आंखें काफी कमजोर हुई है। अभी जैसा देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत हाई हो गया है कुछ दशकों से, कुछ ईयर से। तो आंखों में जलन, धुआं लगना या पानी आना ये एक आम बात है। कैसे हम आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको हम सेव कर सकते हैं, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पोल्यूशन के बढ़ने से डेफिनेटली हम लोग केमिकल से एक्सपोज होते हैं, हमारी स्किन पे भी जैसे असर आता है। हम रूटीन केयर के बारे में बात करते हैं कि हम घर आते हैं, हमने अपना चेहरा धोया, चेहरा तो धोया, लेकिन साथ में आई वॉश पे भी हमें ध्यान देना। एंड व्हाट डू वी पीपल डू इज कि हम लोग क्या करते हैं, घर गए तो तेज तेज लोग आंखों पे छपके मारते हैं। सो दैट इज टू बी अवॉइडेड। छपके नहीं मारने हैं। आप एक मेडिकेटेड वाटर भी रेडी कर सकते हैं, आप घर में आसानी से आपको मिल जाएगा। त्रिफला वाटर डिकॉक्शन आप बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो त्रिफला के पाउडर्स भी आते हैं, वो आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल दो और अच्छे से उबाल दो। 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास पानी, उसको आप अच्छे से बॉईल कर लो और उसके बाद छान के आप उसको रख दीजिए। आप सुबह जाते हैं घर से, उसको रख कर जाइए, शाम को आएंगे तो उसी से अपनी आईज को थोड़ा वॉश करिए। नॉर्मल वाटर से स्प्लैशिंग भी नहीं करना है, क्योंकि स्प्लैश करने से क्या होता है, हम अपनी आंखों का वाटर कंटेंट कम करते हैं, मतलब हम ल्यूब्रिकेशन अपनी आंखों का एक तरह से खराब हो जाता है। वी वुड से कि उसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एक मिथ है कि भाई गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, या फिर नंगे पैर घास चलने से जाती है। तो ये मिथ और रियलिटी में क्या फर्क है? क्या ये वाकई सच्ची बात है? देखिए, एग्जैक्टली आई विल नॉट से कि गाजर खाने से ही आंखों की रोशनी बढ़ती है। जनरली देखा जाए तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपको सलाह जरूर देंगे कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। तो डेफिनेटली हर बॉडी पार्ट के लिए, हमारे हर ऑर्गन के लिए एक डेफिनेट हम फूड आइटम एक निकाल के रख देते हैं कि हाँ भाई, इस बॉडी पार्ट के लिए हमारा ये वाला विटामिन जरूरी है। तो आंखों के लिए भी विटामिन ए रिच डाइट होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होनी चाहिए, जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह मानते हैं, या फिर विटामिन ए हो गया। आंवला, आंवला में सब कुछ है। हम तो आयुर्वेद में आंवला को कहते हैं रसायन है। इसको रसायन कर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन ए रिच भी है। तो इसको तो हम धात्री की तरह पूजते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो अगर हम हिंदू उसकी बात भी करें मिथोलॉजी की, तो हम तो आंवले की पूजा भी करते हैं। सो बेसिकली व्हाई इट इज सो, इन सबके पीछे कोई ना कोई नोशन है। कैरेट इज गुड फॉर आईज, नो डाउट। क्यों गुड है? क्योंकि एक वो सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अगर आप इसको डाइट में नहीं लोगे तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि आंख में होने वाली जो बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रही हो। बहुत सारी बीमारियां शुगर से होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो कि आपका लॉन्ग स्क्रीनिंग आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आपका कैरेट क्या कर लेगा? इसमें अल्टीमेटली आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। सो ऐसा नहीं है। ठीक है, हेल्दी डाइट होना चाहिए। जंक्स के लिए तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा। हेल्दी डाइट होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर आल्सो गुड। सो हमें सब चीजें हेल्दी लेना है, दैट्स इट। आजकल एक लाइफस्टाइल है कि आंखों में वो लेंसेज लगाते हैं लड़कियां, तो उससे कितना प्रॉब्लम हो सकती है आंखों में, या किस तरह के लेंसेज लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और क्या घरेलू उपाय हैं अपने आंखों की केयर करने के लिए? देखिए, वैसे अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करेंगे तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मेरा तो यही कहना है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज से मैं हमेशा बेटर ग्लासेस को समझती हूँ। नो डाउट कि कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनको पहनने में, जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए ग्लासेस के साथ मुश्किल होता है। सपोज कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन है, उसके साइड से अगर कोई बॉल आती है, द पर्सन कैन नॉट जज। कोई ड्राइव करता है, साइड से कुछ जाए तो जज नहीं कर सकता, वहां पे कॉन्टैक्ट्स आपके काम की चीज है। लेकिन जहां पर अगर आपका ग्लासेस से काम चलता है, ऑलवेज से कि आप ग्लासेस को प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि एक तो वो फिजिकल बैरियर का काम करता है, आपकी आंखों में धूल मिट्टी वगैरह भी जाने से रोकेगा। इसके अलावा जब हम कॉन्टैक्ट्स पहनते हैं ना, तो उसके साथ हाइजीन बहुत मेंटेन करना पड़ता है।
कि जब भी आप पहन रहे हो या उतार रहे हो आपको हाथ अच्छे से धोने हैं, हाथ अच्छे से धोइए, और उसके बाद आप उसको लगाते हैं तो उसके बाद आफ्टर केयर भी होती है। आपको हीट से एक्सपोजर नहीं लेना। कितने ऐसे केसेस हुए कि हीट एक्सपोजर होने से आंख के अंदर इन्फेक्शन हुआ, विजन लॉस हो गया। तो हमें ये बहुत चीजें ध्यान देनी पड़ती है कॉन्टैक्ट्स को पहनने से। कॉन्टैक्ट पहन रहे हो तो आप सो भी नहीं सकते हो, जैसे बीच में कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे हैं, तो उनको नैप आ जाए तो उसमें ड्राइनेस बढ़ जाता है, रेडनेस बढ़ जाता है। साथ के साथ अगर आपने पुअर मैनेजमेंट किया तो कॉर्निया के स्कार्स भी आ जाते हैं। तो आई ऑलवेज से कि अगर आप बहुत फ्री पर्सन हो, आपको लगता है कि नहीं जी मैं अच्छे से केयर नहीं कर सकता, तो इट इज एडवाइजेबल कि फिर तो आप ग्लासेस ही पहन लो, वही अच्छा है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्या स्टेज हो सकती है जहां पर हमारे दर्शक ये जान सकें कि ये सही टाइम है कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने का? देखिए, कैटरेक्ट इज जनरली एज रिलेटेड डिसऑर्डर। कैटरेक्ट भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है सेनाइल कैटरेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि उम्र के साथ आता है। पहले ये 60 साल से ऊपर के लोगों में आता था, अब ये 50 पे घट के उम्र आ चुकी है कि 45 साल 50 साल के लोगों में भी जनरली सफेद मोतियाबिंद, कैटरेक्ट मतलब सफेद मोतियाबिंद लोगों को हो रहा है। अक्सर लोगों को पहले तो ये भी कंफ्यूजन रहती है कि सफेद मोतियाबिंद है कि काला मोतियाबिंद है। एक्चुअली सफेद मोतियाबिंद इज कैटरेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आंख के अंदर का लेंस, जिसका काम है कि आपके आंख के अंदर जो लाइट जा रही है उसको फोकस करवाए, वो लेंस सफेद हो जाता है। तो अगर मान लो आपकी आंख के आगे का चश्मा है, चश्मा आप पहनते हो, अगर मैं उसे सफेद कर दूं तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली। तो अल्टीमेटली आपके विजन डिफिकल्टीज तो आएंगी। तो कैटरेक्ट के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपका हेजी विजन हो जाएगा। आप सनलाइट में जाएंगे, आपका धुंधलापन बढ़ जाएगा। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं मैं सनलाइट में गया मेरा धुंधलापन बढ़ गया। या फिर रात को जब हम ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे ग्लेयर्स होते हैं, हेडलाइट्स चुभेंगी। इसके अलावा आपका तेजी से दूर का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि दूर के नंबर आते ही यंग एज में है। अगर ये 40 प्लस के बाद आपको नजदीक के नंबर आते हैं, जिसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं, अगर उसके बाद आपको दूर के नंबर आने शुरू हुए तो मोस्ट पॉसिबली 70% ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दिस कि आपको हो सकता है कैटरेक्ट की शुरुआत हो गई। ओके। अब वो दूर का नंबर जो होता है अगर वो तेजी से बढ़ता रहेगा, अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है अभी 2 महीने पहले मैंने बदलवाया था, अभी 3 महीने पहले बदलवाया था, तो मोतियाबिंद आपका यहाँ मतलब आना शुरू हो गया है। पर अर्ली स्टेजेस में इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू गो फॉर द सर्जरी। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे मॉडर्न मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर है वो अभी भी ये बात बोलते हैं कि नहीं अभी आप काम चला लो, अभी आपका ठीक है, अभी आपका कच्चा मोतियाबिंद है, अभी आप उसको टाल सकते हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब मोतियाबिंद पक जाएगा ना तो डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है उसका मैनेजमेंट। तो अगर इमैच्योर कैटरेक्ट है तो मैं तो रादर कहती हूँ कि आप उसको आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए ही, आप इलाज के जरिए ही उसको वापस ठीक कर सकते हो। तो इसमें आपको सर्जरी तक लैंड अप करो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर देखो सर्जरी करानी भी पड़ती है, ऑलवेज से कि हमेशा इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ ना करके देखो, क्योंकि जो नेचुरल लेंस है वो नेचुरल लेंस है। आप आर्टिफिशियल लेंस लगवा भी लोगे, चलो आपने सर्जरी करा ली, आर्टिफिशियल लेंस लगवा लिया, लेकिन उसका सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि 100% है, 70 to 80% सक्सेस रेट होता है। इसके बाद जो आपके थोड़े बहुत अगर मान लो सर्जरी के बाद भी ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, किसी की आंख में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से फिर से लेंस पे सफेदी आ गई है, जो आर्टिफिशियल लेंस लगा उस पे भी सफेदी आ गई है, धुंधलापन दिख रहा है, या किसी को पर्दे की समस्या है। तो ऐसा नहीं कि वो कोई परमानेंट निजात है, उसमें भी चेंजेस आने हैं। तो बेटर है कि हम अपने नेचुरल लेंस के साथ जब तक आगे लेके जा सके। सो आंखों में लगातार दर्द और लालिमा देखा गया है, तो ये शायद ग्लूकोमा भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ग्लूकोमा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रादर आई वुड से इसके लिए बहुत सारे लोग ना बहुत अनअवेयरनेस है इसके लिए। होता क्या है कि ग्लूकोमा इज द सेकंड टॉप मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का सबसे बड़ा कारण ही ग्लूकोमा माना जा रहा है। इसको साइलेंट थीफ ऑफ द आई भी बोलते हैं। साइलेंट थीफ क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर क्या होता है कि मरीज की साइड से रोशनी जा रही होती है, आपकी सेंटर से रोशनी जाएगी, आप तुरंत जज कर लोगे कि मेरी सेंटर से रोशनी जा रही है, मेरे को धुंधलापन दिख रहा है, जैसे सफेद मोतियाबिंद है, इसमें लोग पहचान लेते हैं। ग्लूकोमा इज व्हाट? काला मोतियाबिंद। जो मैं अभी कह रही थी कि काला मोतियाबिंद और सफेद में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो काला मोतियाबिंद क्या होता है? ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है कि देखो कई तरीके का होता है। एक नॉर्मोटेंसिव भी होता है, एक होता है जिसमें आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लूकोमा मतलब काला मोतियाबिंद मतलब मेरा प्रेशर ही बढ़ा होगा आपका।
नो डाउट कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि रेडनेस है या आंख में पेन है, वो हम कहते हैं कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी है, इसके लिए फटाफट मैनेजमेंट होना चाहिए। राइट। क्योंकि आंखों का प्रेशर तो देखो नीचे लाना है, लेकिन ग्लूकोमा में अल्टीमेट थिंग क्या है कि जो नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा भी है, जिनका आंखों का प्रेशर नॉर्मल है लेकिन पीछे नस सूख रही होती है। अच्छा। तो व्हाट इज ग्लूकोमा इज नस का सूखना। तो नस के सूखने से हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है काला मोतियाबिंद का। पीछे जो नस सूख रही है, इसका मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट ना मिलने पाने के कारण अक्सर लोगों का विजन साइड से जाता रहता है, स्लोली प्रोग्रेस करता है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। अब जैसे जैसे वो जाएगा, तो जैसे ही पेशेंट को लगता है ना कि अब मैं टकरा रहा हूँ सामान से, ऐसा होता है कि मैं सामने तो ठीक देख रहा हूँ, अभी पता नहीं क्यों मेरे को साइड का नहीं दिख रहा, ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे साइड विजन नहीं है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ उतर पा रहा क्योंकि नीचे का नहीं दिख रहा। तो साइड विजन सारा जाता है। करते करते जब सेंटर पे असर आता है, एडवांस स्टेज में बीमारी पहुंच गई है, तब जाके पेशेंट को पता चलता है कि अरे मुझे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो इसलिए इसको साइलेंट थीफ बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी नस जो सूखती है, लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि नस सूख रही है मतलब मेरा विजन जाएगा। नस सूख रही है, विजन जाएगा, या आपने मिथ बना ली है। आयुर्वेद में हम नस को सूखने से रोकने का इलाज भी करते हैं और नस को वापस बेटर भी करते हैं। नर्व डीजेनरेशन को रोका भी जाएगा, रीजेनरेट भी किया जाता है और बहुत सक्सेसफुल केसेस है। इसलिए इसमें कभी भी मरीज को हताश होना ही नहीं चाहिए। आप दोनों पैथीज को साथ रखो, प्रेशर भी नीचे लाओ, साथ में नस पे तो काम करो, तभी तो विजन आएगा। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि एक लाइफस्टाइल डिसीज है, वो है आपकी डायबिटीज। डायबिटीज से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, कम भी हो सकती है, और वो एक साइलेंट और धीरे किल करता है बेसिकली आंख की रोशनी को। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे और क्या आयुर्वेद में इसका एक प्रोविजन है, आप कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? डायबिटीज मुझे लगता है ये हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के अंदर है और ये फैलता ही जा रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज है। तो इसमें हमें क्या ऐसा करेक्टिव लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए? राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव जी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि डायबिटीज को लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो 2022 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 830 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड विद डायबिटीज, जिसमें से 50% से ऊपर के लोग इसका ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 77 मिलियन लोग हैं जो कि डायबिटीज से ग्रस्त हैं, और जिसमें से कि मैं बात करूं 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है। मतलब प्री डायबिटिक मतलब अभी उनको शुगर आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, और ये जितने प्री डायबिटिक्स है ना, इनकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होंगे। अब लोगों को होता क्या है, अरे क्या हो गया, शुगर तो है, ये तो हर दूसरे घर में हो रहा है, मेरे तो फलाने रिश्तेदार को भी थी, मुझे उन्होंने कहा था कि शुगर की अगर दवाई खाओगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब ट्रूली स्पीकिंग, अभी मैं अपना कल का ये केस बताऊं तो मेरे पास एक लेडी आती है, वो कहती है कि मैडम शुगर की वजह से जो मेरा पर्दा खराब है, ये जो मैं दवाइयाँ खाऊंगी इससे मेरा और डैमेज तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ये आपके दिमाग में आया कैसे? कह रही मेरे भाई को यही हुआ था, किडनी डैमेज हो गई। मैंने कहा यही तो आप लोग नहीं समझते हो, क्योंकि जब शुगर पुरानी हो जाती है ना, जब क्रॉनिक हो जाती है डायबिटीज, 8-10 साल पुरानी हो गई है, तो ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के वेस्कुलेचर को खराब करता है। तो वेसल्स की पोरोसिटी बढ़ जाती है, मतलब खून की नली जिसका काम है पूरे शरीर में आपके खून पहुंचाना, अगर उसकी पोरोसिटी खराब हो जाएगी, जगह जगह से खून रिसने लगेगा। तो अगर पर्दे पे खून की नसों की मैं बात करूं, बहुत बारीक होती है, उनमें से खून रिसेगा तो पर्दे खराब होने लग जाते हैं आंखों के। तो लोगों को ये समझ आता है कि हाँ मेरी शुगर शायद बढ़ गई है, मेरे को धुंधलापन आ रहा है आंख में। धुंधलापन आने के और भी कारण है, शुगर की वजह से आपका सफेद मोतियाबिंद भी आ जाता है, कैटरेक्ट भी बढ़ जाता है, और इसी तरह से किडनी पर डैमेज होता है। तो बेसिकली हमें शुगर को जरूर कंट्रोल में करना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाले टाइम में एक मेजर विजन लॉस का रीजन बन जाएगा। आजकल बच्चों में एक मायोपिया बहुत बढ़ गया है, तो इस पर्टिकुलर बीमारी को हम आयुर्वेद से कैसे कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखिए होता क्या है कि मायोपिया जो बच्चों में ज्यादा आ रहा है, इसका सबसे बड़ी चीज तो मैंने बताया कि एक तो स्क्रीन टाइम कम करना है, दूसरा स्क्रीन से एक्सपोजर एनी हाउ आने वाले टाइम में सबका बढ़ता ही है। तो आपको एक तो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में ले जाना है,
क्या रीजन है इसका? क्योंकि हमारी आंखें जो नेचुरली बनी है ना, अगर हम अपने फोर फादर्स की बात करें तो उस टाइम पे खेत खलियार होते थे, दूर की चीजें देखते थे, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होती थी, पास का तो कोई पढ़ता लिखता भी नहीं था उस टाइम पे, अगर हम अपने फोर फादर्स की बात करें। तो हमारी आंखें जो बनी है वो क्या है कि दूर की चीजें जब हम देखते हैं ना उस टाइम पे हमारी मसल्स होती है रिलैक्स्ड, आंखों की मसल रिलैक्स्ड है। अब आजकल क्या हो गया, रीडिंग वर्क ज्यादा हो गया है। रीडिंग वर्क में भी बच्चे पढ़ते हैं तो अजीब सा पोस्चर बना के पढ़ेंगे, मतलब एकदम क्लोज लाके पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी बच्चों को चश्मों के नंबर आ रहे हैं। अगर आपके रूम में सफिशिएंट लाइट नहीं है उससे चश्मों के नंबर आएंगे। लाइट अगर इस तरह से पीछे से आएगी तो शैडो, मतलब आपको ये देखना है कि बच्चे का शैडो नहीं बनना चाहिए जब वो लिख रहा है। लाइटिंग प्रॉपर हो लेकिन एक एंगल भी प्रॉपर हो। इसके अलावा स्क्रीन टाइम तो हमें कम करना ही है। आप बच्चों को आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी भी आती हैं जो कि इन चीजों को आने से रोके भी, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग करते हैं। ऑन एंड ऑफ आप आंखों में तर्पण कर्म वगैरह भी करा सकते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज भी होती हैं, इस सब को भी करा सकते हैं। साथ के साथ आप आई एक्सरसाइज पे भी थोड़ा सा ध्यान दें ताकि आपकी मसल्स जो है वो टोन अप हो। आंखों की मसल्स जो होता है ना, जब नियर का चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा टेंस होती है, टेंस होने की वजह से चश्मों के नंबर आते हैं। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर इज नीडेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को बाहर खेलने जाने के लिए देना चाहिए। दिन के 2 घंटे बहुत जरूरी है कि बच्चे घर के बाहर जाएं। बाहर क्यों जाएं? ताकि वो दूर की चीजें देखें। दूर की चीजें देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, तो उसमें ऑलरेडी आई की मसल्स रिलैक्स्ड है। अगर आप घर में ही रखोगे, पास की चीजें ही देखते रहेंगे बच्चे, या फिर नियर वाले गेम्स खेलते रहेंगे, तो उससे नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सो डॉक्टर नेहा, मैं जानना चाह रहा था कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना कम हो जाता है कभी कभार, तो उसका क्या उपचार है आयुर्वेद में, और हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, या फिर क्या सिम्टम्स होते हैं बेसिकली इसमें? देखिए संजीव जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल बनती जा रही है। इसको जो आपने बोला कि रात को दिखना कम हो जाता है, दिस इज नोन एज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसको आम भाषा में लोग कहते हैं रतौंधी। मतलब इसमें मरीज को रात में तो कम दिख रहा होता है, जैसे ही दिन ढल जाएगा, शाम हो जाएगी, तो ऐसे में मरीज ये कहता है कि मेरे को सड़क पे जाने में डर लगता है। घर की लाइट्स में काम कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप अगर उनको सड़क पे छोड़ दो या जहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट है, उनको नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोग अक्सर शाम में घर से निकलने में कतराते हैं। उनका साइड विजन भी खराब होता है, क्योंकि साइड का पर्दा, हमारी आंख में जो पर्दा होता है जहाँ पे फोटो बनती है, रतौंधी में साइड का पर्दा खराब हो रहा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात की रोशनी तक बात खत्म हो जाएगी, ये करते करते दिन की रोशनी भी खराब होने लगती है। मतलब जैसे जैसे बीमारी सेंटर की तरफ आएगी, आपकी दिन की रोशनी भी कम होगी। फिर पेशेंट की कंप्लेन होती है कि मेरे को अब दिन में भी कम दिख रहा है, अब मैं जितनी दूरी का देखता था वो अब नहीं देख रहा, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें भी लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक इशू है, हमें तो पता नहीं, हमारे घर में किसी को था नहीं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, ये तो 7 पीढ़ियों तक चलती है प्रॉब्लम्स। यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि आपके दादा परदादा के किसी चाचा या किसी दूर के रिश्तेदार में किसी को हो। तो उन चीजों की आप अगर निकालने चलो कहानी, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। जनरली लोग जेनेटिक टेस्ट कराते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है जी, हमें पहले पता चल जाए बीमारी क्या है क्या नहीं। सबसे पहली बात है कि आप उसके लक्षणों पे तो काम करो। आपकी बीमारी बढ़ रही है, आपको अंधतापन की तरफ लेके जा रही है। लोग इसमें धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि रात की रोशनी, धीरे धीरे दिन की रोशनी कम होती है, और करते करते पेशेंट ब्लाइंड भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे ये मालूम पड़ता है कि ये बीमारी हो गई है? देखिए, इसे पता कैसे चलता है, इसमें पहली चीज तो मैंने बोला कि सिम्टम होता है, कि सिम्टम से हमें पता चलेगा कि आपको ये बीमारी है, कि भाई रात को देखने की समस्या है। फिर भी हम लोगों को यही सलाह देते हैं, आम तौर पे हम हर किसी को ये सलाह देते हैं कि जैसे आप अपने शरीर की जांच कराते हैं, आप ब्लड टेस्ट के लिए आजकल सब लोग जागरूक हो चुके हैं कि साल में 1 बार या 2 बार हमें खून की जांच करानी चाहिए, ताकि हमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के बारे में पता चले। इसी तरह से हमें आंखों की भी जांच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चश्मे की दुकान तक जाके करानी है, डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो पुतली फैला के पूरे पर्दे की जांच करे, और उससे आपको अपनी आंखों की हेल्थ के बारे में पता चले कि हाँ, मुझे कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। अब इसकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, रतौंधी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसमें क्या होता है, पेशेंट सब छोड़ के बैठ जाता है कि अरे मैं तो ब्लाइंड हो जाऊंगा, मैंने फलाना हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने इस हॉस्पिटल में दिखाया, मेरा तो डॉक्टर साहब रोशनी ही जा रहा है।
लेकिन मैं हमेशा मरीज को कहती हूँ कि लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर ऑल्सो, आपको दूसरी तरफ भी देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सेगमेंट ने मना कर दिया कि इसका इलाज संभव नहीं है तो क्या बाकी डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं? आयुर्वेद है तो संभव है। आयुर्वेद में आप दवाइयों के जरिए अपनी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हो। रतौंधी की मैं बात कर रही हूँ, रतौंधी में भी जो रोशनी दिन प्रतिदिन लोग गवाते रहते हैं उसको बढ़ने से भी रोका है हमने, और बहुत सारे मरीजों की रोशनी वापस भी आई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% करेक्शन हो जाता है, बिल्कुल रात में चमकदार दिखने लग जाएगा, लेकिन कम से कम आपकी दिन की रोशनी बचे, जो देख रहे हो वो भी बचे, और ये बेहतर भी होती है। कंजक्टिवाइटिस, आंखों में खुजली और जलन होना, ये बहुत प्रचलन है आज की तारीख में, बच्चों में देखा गया जहाँ स्कूल में सब बैठते हैं। राइट। क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब, और कैसे इसको हम रोक सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू? देखिए, कंजक्टिवाइटिस जहाँ तक, अगर पहले तो हम इस पे, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि इसमें आपकी आंख के बाहर की जो लेयर होती है, कंजक्टाइवा जिसे हम कहते हैं, उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ रहा है, इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली। 70-80% केसेस में वायरल होता है। तो जब ये वायरल होता है तो आप इसको एक एसेप्टिक प्रोटोकॉल फॉलो करके हाथों को साफ रखे, इधर उधर टच नहीं करना। अगर एक आंख में आपको है इन्फेक्शन, आपने इससे रब किया, फिर दूसरे पे भी टच कर दिया, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आपने हाथ लगा दिया, तो एक तरह से आप इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली पहले तो मैनेजमेंट ये है कि आपको इसमें हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ प्रॉपरली वॉश करने हैं। इधर अगर आपको लगता है कि आपने आई को टच किया है तो आपको प्रॉपरली हाथ को या तो सैनिटाइज करो या हैंड वॉश करो, तभी आप किसी और ऑब्जेक्ट को छुओ। मान लो आपकी आंख में इन्फेक्शन है, आपने रब किया, तुरंत आपने आपके पास टेबल पे हाथ लगा दिया, बाय चांस कोई और आपके घर में सदस्य आता है, वो उस टेबल पे हाथ लगाता है, फिर बाय चांस वो अपना नॉर्मल काम में लग जाए तो उनको भी ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। जी जी जी। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना होता है, हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करो। अब होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये है हमें सनग्लासेस पहनने हैं, काला चश्मा पहन लो, मतलब दैट इज अ डेक्लरेशन। अगर मैं अपना बचपन पे याद करूं तो जब हम लोगों को कभी होता था कंजक्टिवाइटिस तो पेरेंट्स स्पेशली कहते थे काला चश्मा पहन के जाना है। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? उसका लॉजिक ये था कि जब आप चश्मा पहनते हो तो आपका आंख पे हाथ नहीं जा रहा, आपका वो बैरियर है, यहीं पे वो बच्चों को आप कितना भी कंट्रोल कर लो, बच्चे रबिंग करते रहेंगे। अगर आपने काला चश्मा पहना तो दैट इज अ बैरियर। तो वो एक तरह से ऐसा नहीं है कि देखने से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। हम ये सोचते थे उसकी आंखों में देखो कंजक्टिवाइटिस है, या कहते थे कि आंख आ गई है, जो आम भाषा में बोला जाता था कि उसकी आंख आ गई, उसकी आंख में मत देखना, आपको भी हो जाएगा। देखने से नहीं होता है, टच से होता है। तो पहली चीज ये वायरल है, इसको आप हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करके भी ठीक कर सकते हो। त्रिफला वाटर आई वॉश आप बना सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच त्रिफला वाटर डाल के अच्छे से बॉईल करके रख लो, और उससे आंख को दिन में 3 से 4 बार वॉश करते रहो। हाइजीन मेंटेन करो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होती है कि आप उस चीज को सर्वाइव कर जाते हो। फिर भी अगर इसका नेक्स्ट स्टेप भी होता है, मान लो वायरल है, अब ये बैक्टीरियल पे आ गया कि अब पेशेंट ये कह रहा है मेरी आंख चिपक भी रही है, अब मेरी आंखों से वाइटिश डिस्चार्ज भी है, सफेद डिस्चार्ज भी आ रहा है, चिपचिपापन हो रहा है, मेरी आंख चिपक रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी आंख में तो समझ जाओ ये बैक्टीरियल है। होता क्या है कि हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग ओवर द काउंटर फार्मेसी पे गए हैं, केमिस्ट के पास गए कि भैया मेरे को दवाई दे दो। अब वो क्या होता है, वो आई ड्रॉप तो देते हैं, उसमें साथ में स्टेरॉइड भी होता है। तो ये एक तरह से आप देखो तो आप यंग जनरेशन में ही कई बार ऐसे केसेस आए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, पर हाँ ऐसा भी पीछे पिंक आई चला था लास्ट ईयर, बहुत सारे लोगों को हो गया था। मतलब मैं बात करूंगी दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट हर बंदे को था पिंक आई। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे को 1 से 2 महीने के बाद कैटरेक्ट के केसेस बड़े तेजी से निकल के आए थे। दैट इज बिकॉज कि उसमें स्टेरॉइड वाले एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन लोग डाल रहे थे ओवर द काउंटर। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको ढंग से जज करेंगे, आपकी बीमारी का स्टेज जज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप्स देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा गया है कि आयुर्वेद ऐसा परसेप्शन है कि ये एक लॉन्ग टर्म काम है, जिसमें कि एक उपचार दूर तक होगा, टाइम लगेगा, और उसकी वजह से उस सोच की वजह से बहुत से लोग चाहते हैं कि एकदम हमें रिलीफ मिल जाए। तो ये मिथ है, रियलिटी है, इसको आप कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे आयुर्वेद बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है,
आंखों के लिए, और हम यानी कि मेडिसिन ना करके इससे, आयुर्वेद से भी हम अपनी आंखों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इट इज़ अ मिथ कि आयुर्वेद लंबे समय में जाके काम करता है। आयुर्वेद के पास इतना वास्ट ड्रग है, इतना वास्ट मेडिसिन्स है, एक्चुअली लोगों ने इसको हर्बल मेडिसिन से रिलेट कर लिया है कि अगर आपको मान लो गैस हो रही है, किचन से अजवाइन उठाया, उसको ले लिया, हींग ले लिया, तो दैट इज अ हर्बल ट्रीटमेंट। यू कैन नॉट रिलेट इट विद द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के पास तो इतना दवाइयां हैं कि जिसको आप जान नहीं सकते। तो बेसिकली आयुर्वेद तो बहुत जल्दी एक्ट करता है। अगर मैं अपनी रस रसायन औषधियों की बात करूं तो उनका पोटेंसी इतना अच्छा है कि इतनी जल्दी आपका एलोपैथिक भी शायद ना काम करे। अगर वायरल फीवर भी है तो हमारे पास जैसे गिलोय है तो गिलोय का पाउडर भी आता है, और अगर गिलोय को आप देखो तो सत्व भी आता है, तो सत्व और अच्छा पोटेंट मेडिसिन है। राइट राइट राइट। सो ऐसा बिल्कुल ये मिथ है कि वो धीरे काम करता है। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल अगर आंख से ही उठाती हूँ तो आंख में क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी आप उठा लो। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब शुगर की वजह से आंखों के पर्दे खराब हो रहे हैं। शुगर की वजह से पर्दे खराब हो रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उनको आंखों में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि आपके पर्दे पे सूजन आ गई है, जिसको बोला जाता है डॉक्टरी भाषा में कि ये मैक्यूलर एडिमा है, आपके पर्दे पे सूजन है जी, खून के धब्बे आ रहे हैं या नस फट रही है। तो अब क्या होता है, डॉक्टर के पास पेशेंट गया, इंजेक्शन लगा। हर इंजेक्शन का अलग असर होता है, कुछ अलग अलग वेराइटी के होते हैं। कोई इंजेक्शन होगा 1 से 1.5 महीना असर रहेगा, उसका एक वेरिएंट है 2.5 महीना असर रहेगा, एक वेरिएंट है डॉक्टर कहेगा हम आंख में इम्प्लांट डाल देंगे, उसका 3 से 4 महीना असर रहेगा। सही बात। ठीक है ना, लेकिन असर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से सूजन आनी है। तो रादर दैट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। डायबिटिक रेटिनोपैथी के मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 4 से 5 साल कर चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, उसके बाद वो आयुर्वेद पे स्विच करते हैं कि भैया वो भी तो लॉन्ग टर्म ही चल रहा है, लॉन्ग टर्म भी चल रहा है, साथ में लेजर्स भी हो रहे हैं। अगली जो हेल्दी ब्लड वेसल है जो अब भी फट सकती है, अब 2 महीने बाद उस पर असर आएगा, उसका प्रिवेंटिव काम तो करना है। नहीं तो ये तो पूरी साइकिल चलती रहेगी 3 से 4 साल के अंदर आंखें खराब हो जाती है। ये तो खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर शुगर नहीं कंट्रोल करी और साथ में शुगर का अगर आपके पर्दों पे असर आ गया है तो आपके जूते चप्पल घिस जाएंगे डॉक्टर के जाते जाते, लेकिन आंख को आप ठीक नहीं कर पाते हैं। पर आयुर्वेद में मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप नसों को फटने से रोक भी सकते हो, सूजन आ गई उसको भी कम कर सकते हो बिना लेजर बिना इंजेक्शन के, और आगे आने वाली प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हो कि अब आगे ना बढ़े ये बीमारी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो डॉक्टर नेहा ये बताइए कि जैसे अभी होली आ रही है और होली में गलती से आंखों में रंग चले आता है, गुलाल चले आता है, तो हम कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आईज की केयर कर सकते हैं होली के टाइम पर? देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आम जनता को यही समझाना चाहूंगी कि इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, बहुत बड़ा रोल इसमें हम बड़ों का है कि हमें बच्चों को होली खेलना सिखाना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक तो गुब्बारे भी यूज होते हैं, ठीक है ना। अब गुब्बारे क्या होता है, लोग अक्सर हाइट से फेंकते हैं तो उससे सीधा कई बार स्कैल्प पे लगता है किसी के, तो सिर पे ब्रेन पे भी कई बार किसी को बिल्कुल मतलब झटके से अगर कोई चीज आएगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कई बार किसी को चक्कर भी आ जाता है। तो ये चीजें देखो क्या होता है, फिजिकली आप किसी को हर्ट मत करिए। दूसरा, एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, कई बार उसमें रंग वाले पानी को डालते हैं। आपने रंग वाला पानी तो डाला, बाय चांस गलती से मान लो सामने से किसी की आंख पे पड़ा और वो आंख पे जाके हिट हुआ, तो एक तो प्रेशर आने से क्या है कि आपकी आंख के पर्दों पे असर आ सकता है। लोगों को कैटरेक्ट तक होते देखा है मैंने। ऐसा भी हुआ है कि पीछे आंख का पर्दे पे इतनी जोर के प्रेशर गया कि वो पर्दा उखड़ गया, थोड़ा उखड़ा ज्यादा उखड़ा, वो एक अलग इशू है। आजकल केमिकल वाले गुलाल भी आ गए हैं जो आंखों में चले जाते हैं। हाँ, ये जो गुलाल और ये कलर्स ही है ना, इनसे क्या होता है कि केमिकल्स ही हैं डेफिनेटली, तो आपकी आंख रिएक्ट तो करेगी, तो आंखें लाल भी हो रही हैं। आंखें मतलब अगर होली के कलर्स की मैं बात करूं तो उससे आंखें लाल भी होती है, इरिटेंट भी होता है, आंखों से पानी भी बह रहे हैं। तो अब उस केस में आप लोग कुछ एक मतलब मैंने बोला ना कि जैसे बच्चों को एक तो एजुकेट करना है कि सामने से कोई कलर ना फेंके। दूसरा, अगर किसी की आंख में कलर चला भी गया, जैसे लोग सर में भी डाल देते हैं ना, तो जब आप पानी डालते हैं वो सारा आंख में जा रहा होता है। सो बेसिकली ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपकी आंख सबसे कीमती है। देखो
आज के डेट में मैं सबको यही समझाती हूँ, हर मरीज को यही बोलती हूँ, आप हार्ट, लिवर, किडनी सब चीज़ों के आज के डेट में एडवांसमेंट की वजह से आपकी मॉडर्न साइंस बहुत अच्छे से एडवांसमेंट कर रही है, तो आप हर चीज़ का ट्रांसप्लांट ऑप्शन देख लेते हो। बिलीव मी, आंखों का कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं है। ये जो हम नेत्रदान, महादान की भी बात करते हैं, इसमें सिर्फ कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। आपका पर्दा आंख का कभी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो आपको अपनी आंखों की या दूसरों की आंखों की तो बहुत से रक्षा करनी चाहिए। हमें इस चीज को हल्के में लेना ही नहीं है। देखो, क्योंकि अगर आंख है तो आदमी चल फिर भी सकता है, आंख है तो आदमी रोजगार भी कर सकता है, भविष्य के लिए भी सबके जरूरी है। पूरे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल ये मुहिम लगाए हुए हैं कि चश्मा को उतारिए। बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, दिन पे दिन हम देखते भी हैं। क्या रीजन है पीछे ऐसे डॉक्टर्स का जो बहुत एम्फसाइज करते हैं कि चश्मा उतार लें आप, तो उसका क्या बेसिकली रीजन क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग सिर्फ जो आजकल कर रहे हैं वो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के चश्मा लगा है, उसका चश्मा उतारना है। क्यों उतारना है? कॉस्मेटिक करेक्शन। ओनली दिस इज द मेन मोटो। पेशेंट को चश्मा पहनना नहीं पसंद, या उसको ये लगता है कि मेरे दोस्त यार देखते हैं, मेरी शादी होने वाली है, या ये मेरे को सोशल टैबू लगता है, तो डॉक्टर साहब मेरे को चश्मा उतारना है। ठीक है, एक ये सेगमेंट हो गई। एक सेगमेंट ऐसी भी है जो ये कहती है हमें चश्मे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो ठीक है, आजकल तो फंकी ग्लासेस आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो चश्मा पहन लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि चश्मा और चश्मा ना होना। किसी ने ये नहीं सोचा कि आपने चश्मा पहना है या चश्मा नहीं पहना है। नहीं पहना मतलब सर्जिकली हटवा लिया, पहना है मतलब ठीक है, आई एम टोटली एक्सेप्टिंग इट, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। आपके कंफर्टेबल होने से कुछ नहीं होता और आपकी सर्जरी से कुछ नहीं होता। यू आर जस्ट डूइंग दिस कॉस्मेटिक करेक्शन और यू आर एक्सेप्टिंग इट एज अ कॉस्मेटिक। ठीक है, लेकिन आपकी आंख के अंदर जो पर्दा है, जिसपे जाके फोटो बनना है, जिसके लिए आप चश्मा पहन रहे हो, अल्टीमेटली आप चश्मा क्यों पहन रहे हो? आंख के अंदर रोशनी जाती है, पर्दे पे फोटो बनना चाहिए। अब वो पर्दे पे फोटो नहीं बनती, उससे पहले ही बन जाती है, तो आप चश्मा आगे पहनते हो कि वो रोशनी आपके पर्दे तक जाए। जैसे पुराने जमाने में कैमरा होता था ना, उसमें पीछे नेगेटिव होता था, नेगेटिव पे फोटो छपती थी, तो आप उससे डेवलप करते थे फोटो। जैसे वो नेगेटिव था, ऐसे ही हमारी आंख का पर्दा है, उस पर फोटो छपना है। अब वो फोटो नहीं छप रहा है, वो आपने चश्मे से छाप दिया। पर बात ये है कि आने वाले टाइम में जब आप चश्मा उतरवा भी लोगे, कुछ भी कर लोगे, अंदर तो पैथोलॉजी चल रही है, क्यों आया नंबर? तो होता क्या है कि आपकी आंखों का लेंथ ज्यादा होता है। चश्मे नंबर दूर के जो आ रहे हैं, उसका रीजन है आपकी एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, आंखों की एक्सेस बढ़ जाता है। तो ऐसे में रेटिना ऐसे अगर नॉर्मली सबका होना चाहिए, फैला हुआ होता है, इस पे कोई बात नहीं करता। डॉक्टर्स आपका सर्जिकल रिमूवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन रेटिना की हेल्थ पे तो बात करो। चश्मा अगर आज उतार भी दिया, आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद मरीज के पर्दे में भी खराबी आनी शुरू होती है। चश्मा उतारना इज नॉट अ पर्पस, चश्मा पहनना इज नॉट अ पर्पस। द थिंग इज, आपका रेटिना के हेल्थ पे बात करो, उसमें डीजेनरेशन होते हैं, उसमें टीयर आ जाता है, रेटिना किसी का फट गया, किसी के पर्दे में छेद हो गया, किसी का पर्दा उखड़ गया, ये सारे कॉम्प्लिकेशन, काला मोतिया बिंदु होना। तो चश्मा कोई छोटी चीज नहीं है, इसको सिर्फ हम चश्मे से नहीं जज कर सकते। इट इज अ मायोपिया, जो एक आंख के अंदर की बीमारी है। आप इस बीमारी का एक इलाज चश्मा है, लेकिन एक इस बीमारी का दूसरा हिस्सा अंदर भी है, पर्दा, तो उसका भी इलाज पीछे जो एक पर्दा है, उसको हम सेहतमंद कैसे बना सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्बल मेडिसिन होती हैं। अगर मैं बात करूं, पुनर्नवा होता है, या पलाश होता है, जीवंती है, ऐसे बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर हमारी मेडिसिन हैं, जिनका रोल होता है कि वो पर्दे पर जाकर, पर्दे पर अब कैसे जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ना। आप कोई भी हर्बल डिकॉक्शन, कुछ भी आप खाओगे, दवा को खाओगे, अब आपकी रोजमर्रा की रोटी सब्जी में तो आप ये हर्ब्स नहीं लेते हो, तो इस हर्ब्स को लेने के तरीके होते हैं। वो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही बनवाएगा डॉक्टर, या फिर कोई कंपनी बनाएगी, उसको ही तो दवाई का नाम दिया जाता है। तो वो जब दवा आप खाते हो, आपके पेट में जाएगी, गट में जाएगी, उसके बाद वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सीधा पर्दे पे जाके काम करेगी ना। ब्लड सर्कुलेशन तो आपकी पूरी बॉडी में है, आपके नखून तक में, मतलब आपके, मैं बात करूं, एक एक सेल को ब्लड ही तो है जो जिंदा रख रहा है। तो अल्टीमेटली आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो सीधा जाके आपके पर्दे पे काम करेगा। तो हम ओरल मेडिकेशन के जरिए ही कहते हैं, या ड्रॉप्स के जरिए कहते हैं कि आपकी आंखें ठीक करी जाती हैं। तो डायबिटीज से आजकल पर्दे पर बहुत प्रॉब्लम होती है और पर्दा खराब हो सकता है, इस बारे में कुछ रोशनी डालिए। और
हमें चाहिए कि भाई अपने पर्दे को, अपने आंखें पर्दे को हमें और स्ट्रांग बनाना है और हेल्दी बनाना है, और डायबिटीज होने से ये बहुत अफेक्ट करती है हमारे पर्दे को। तो इस बारे में हम क्या इनकी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा इसमें रोशनी डालिए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए संजीव जी, आजकल हर घर में आपको 1 या 2 सदस्य मिल ही जाते हैं डायबिटिक। अब हो क्या गया है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है कि हर दूसरे घर में तो है ही, अरे उसको भी डायबिटीज है, उसको भी डायबिटीज है। पर बात ये है कि ठीक है, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज तो हो गया है, लेकिन बीमारी ने अपनी फितरत तो नहीं छोड़ी है। जी जी। बीमारी तो अपना जैसे काम करती थी वो वैसे ही कर रही है। जी। आपके घर में दीमक लगी है, दीमक आज एक छोटी सी जगह पे लगी है, आप उसको इग्नोर कर दो, पड़ी रहेगी अगर 1-2 साल, उसके बाद देखो वो जगह खोखली मिलती है। दिस इज व्हाट दैट डायबिटीज इज डूइंग। लोगों को लगता है कि शुगर जो है ये अगर हो गई कोई बात नहीं, आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, कल कंट्रोल कर लेंगे, या आज मेरे घर में शादी ब्याह है, आज फंक्शन है, हम शुगर खा लेते हैं या मिठाई खा लेते हैं, मेरा मन कर रहा है खा लेते हैं, उसके बाद हम इसको कल से कंट्रोल कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। आपके शुगर के स्पाइक्स होते हैं। आपकी शुगर अब हाई गई, फिर आप नॉर्मल ला रहे हो, फिर कभी हाई कर देते हो, फिर नॉर्मल लाते हो। इसका सीधा ब्लड वेसल्स पे असर आता है, मतलब खून की नसों पे असर आता है। तो शुगर की वजह से जो आंख के पर्दे की नसें हैं, जब इन पे बार बार प्रेशर ऐसे जाएगा तो ये इनकी पोरोसिटी खराब हो जाती है। जैसे कोई पानी का पाइप है, बिल्कुल साबुत होगा तो बिल्कुल अच्छे से पानी का फ्लो जाएगा। अगर यहीं पे मैं कह दूं ये पानी का पाइप आपका पुराना है, इसमें छेद है, तो क्या होगा, सारे रास्ते में आपका कीचड़ होगा, वो पानी जगह जगह रिसेगा और आपको जहाँ पे जितना पानी चाहिए उतना पानी भी नहीं पहुंचेगा। यही आपके पर्दों पर हो रहा है। पर्दों में भी क्या हो रहा है, यही जो खून की नसें हैं, अगर ये लीक करती रहेंगी तो एक तो बीच में गंदगी आ गई, गंदगी आई तो मरीज को धुंधला दिखना शुरू हो गया। गंदगी मतलब पर्दे पे सूजन आ गई, खून की नसें हैं, उसमें से प्लाज्मा रिलीज हो रहा है, सब कुछ लीक आउट हो रहा है, तो वो पर्दे पे सूजन आ जाती है। इसको कम करने के लिए डॉक्टर इंजेक्शंस बताते हैं। तो इंजेक्शन और सर्जरी, ये दोनों ही चीज आजकल लोग बहुत करा रहे हैं, तो ये सही है या सही नहीं है, और इसमें कैसे हम इसको बचा सकते हैं? आजकल लोगों के कराने का एक सबसे बड़ा कारण है रिम्बर्समेंट्स। अच्छा। सबसे बड़ा रीजन है रिम्बर्समेंट्स। लोगों को लगता है कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो डॉक्टर ने कहा है तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछते डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्यों करानी है, कब तक करानी है। ये तो जब उनको ये लगता है ना कि ये तो सिलसिला चल गया, ये तो 1-2 साल हो गए, हम तो इसी फेरे में पड़े हुए हैं, तब जाके उनको रियलाइज होता है नो वी शुड फाइंड आउट सम वे, हमें कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि हम कैसे, ये तो दलदल में फंस रहे हैं। तो एक तो इसके रीजन ये है कि बढ़ने की मात्रा यही है। दूसरा, डायबिटीज के केसेस ही बढ़ गए हैं। डायबिटीज के केसेस दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब ही यही है कि पहले हमारे यहाँ पे खेत खलिहान होते थे, तो ठीक है लोग फिजिकल आउटपुट करते थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा ये भी तो है कि आप अगर सड़क पे भी निकले हो, आपको बाहर निकलते साथ रिक्शा भी मिल जाता है, आपका मेट्रो स्टेशन भी पास है, गाड़ी भी सामने खड़ी, आपको चलना ही नहीं पड़ रहा ना। तो आपका जब फुटवर्क नहीं होगा, जब आप चलोगे फिरोगे नहीं ज्यादा, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं आएगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी तो शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, वो सीधा आपके पर्दे पे, किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, सब पे असर डालते हैं। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको शुगर तो एनी हाउ नीचे लानी है। नीचे नहीं मतलब 100 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। ये भी ना हो कि ज्यादा नीचे आ गई तो हाइपोक्सिया में चला जाएगा। हाँ, एक लेवल कंट्रोल करके रखो, मैनेजमेंट रखो कि मेरा बीपी शुगर भी जो है, खाने के बाद का भी जो है, मैं हमेशा मरीज को कहती हूँ कि ठीक है आप 150 140 पे नहीं आ पा रहे हो, कम से कम 200 से नीचे तो रहो, जो उसके मानक से आपके शुगर नापने के, खाना खाने के बाद की शुगर हम कहते हैं 140 से 160 होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप 200 तक भी रख लो, पर इतना तो रखो। 250, 300, 400, 500 वाले भी हमने मरीज देखे हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा शुगर तो कंट्रोल करो, बाकी हमारा आयुर्वेद जिंदाबाद। आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए आप बिना किसी लेजर, बिना किसी इंजेक्शन के भी अपनी आंखों को ठीक कर सकते हो, पर्दों को ठीक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। एक बात और कि अभी हम सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं और इस समय आंखों में पानी आना या आंखों को दर्द होना या फिर तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं, तो ऐसे हम अपनी आंखों को और केयर कर सकते हैं? कुछ नुस्खे जो हो आपके घरेलू होते हैं, या फिर कुछ आपको ऐसा एडवाइस करना है हमारे व्यूअर्स को जो कि उनको अच्छा लगे? जैसे हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर आना शुरू होता है।
गर्मी आनी शुरू होती है तो हमें पता ही है, हमें पसीना भी आ रहा है और मतलब चिपचिपापन रहना, तो ऐसे में हेल्थ एंड हाइजीन को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। इसी टाइम पे मोस्टली वायरसेस निकल के आते हैं, इसी टाइम पे मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपको हाइजीन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा अटमोस्ट केयर रखनी है कि आपकी आंखें सही रखनी है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहो, कि आप बाहर गए हो तो वॉश करना है, किसी गंदी चीज को टच किया तो वॉश करना है, या अपनी आदत सुधार लो कि आंख नहीं टच करनी। अगर आंख में कुछ भी हो रहा है तो मेक इट अ हैबिट कि आप अपने पास हैंकी या कोई हैंकरचीफ या मतलब अपने पास टिश्यू कुछ भी ऐसा रखे, उससे आप अपनी आंख साफ करें। पानी से धो लो, इचिंग हो रही है क्योंकि बाहर निकलते हैं, अभी लू का भी मौसम आएगा, गर्मियां जैसे जैसे बढ़ेंगी तो गर्मी बहुत लगती है आंखों में। तो ऐसे में पुनर्नवा को भी आप पानी में, पुनर्नवा के मतलब आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे इसके, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हैं मिल जाते हैं पुनर्नवा के आपको, मतलब हर्ब्स भी मिलती है, लीव्स भी मिलती है। अदरवाइज पुनर्नवा खाने के लिए भी मेडिसिन होती है, आप उनको यूज कर सकते हो। अपना बॉडी का टेम्परेचर कूल रखो, हाइड्रेशन मेंटेन रखो, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। क्यों? क्योंकि आपका जो आंखों का मॉइस्चर होता है ना, आगे हमारी टीयर फिल्म होती है, टीयर फिल्म की भी 3 लेयर्स होती हैं। तो जो हमारी बीच वाली लेयर होती है वो हमारी एक्वस लेयर होती है, उसके ऊपर होती है लिपिड मतलब ऑयल वाली लेयर। तो जब हम बार बार छपके भी मारेंगे तो एक्चुअली वो हमारे ड्राइनेस बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑयल वाली लेयर हम एक तरह से हटाते हैं। तो हमें छपके नहीं मारने हैं, पर हाँ हाइड्रेशन अपनी बॉडी का इंटरनली मेंटेन करो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें नहीं होंगी। हाथ को साफ रखो, बीच बीच में सैनिटाइज करो, त्रिफला वाटर मैंने एक मूल मंत्र आयुर्वेद का दिया है वो करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक आप सोते वक्त ना देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी जो होता है उसका पैरों के तलवे पर आप रात को लगा के सो, ये आपकी आईसाइट बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कि देसी घी आप अपने पैर के तलों में लगाइए, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे हमारे दर्शक भारत में ही नहीं विदेश में भी हैं, तो क्या वो आपसे कंसल्टेंसी लाइक फेस टू फेस ही कर सकते हैं या फिजिकल कर सकते हैं या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? थोड़ा उस बारे में बताइए। हम चाहते हैं कि आपका जो ये मुहिम है आयुर्वेद के साथ आंखों को ठीक करना, उसका उपचार करना, उसकी केयर करना, ये जग जग तक पहुंचे, देश में नहीं विदेशों में भी। इसके लिए हमारे पास आप आके भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमने इसके लिए हमारी पूरी टीम है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फोन नंबर्स वगैरह सब हम बता के चलते ही हैं कि आप उस पर कांटेक्ट करिए, आप आके अपॉइंटमेंट लीजिए, आप यहाँ पर आकर भी मुझे दिखा सकते हैं। हम लोग करकरडुमा में दिल्ली में मेरा क्लिनिक है, श्री जी नेत्र आरोग्यम के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग पेशेंट देखते हैं और उनको उनकी बीमारी के अनुसार इलाज भी बताया जाता है, साथ में उनको सजेशंस भी दी जाती हैं उनके लाइफस्टाइल को लेकर, उनके डाइट्स को लेकर। तो कस्टमाइज हर मरीज का देखो अलग एक रहन सहन का तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि सबका एक ही तरीके का इलाज होता है। कोई कब उठता है, कोई कब जागता है, सबका रूटीन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सबको इलाज देते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, जो लोग दूर दराज से हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी हमारी मेडिसिन जाती हैं, नो डाउट। पहले हम कंसल्टेशन करते हैं, मरीज को कहते हैं कि आप अपना कोई लेटेस्ट आंखों का चेकअप करवाओ, आसपास करवाओ, ताकि फिर हम वो रिपोर्ट स्टडी कर सके। फिर उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट से वीडियो कंसल्टेशन में उनकी सारी परेशानियों को जानकर, फिर उन रिपोर्ट्स को देखकर, फिर अकॉर्डिंगली उनका इलाज शुरू किया जाता है। कहना ही चाहते हैं आप कि जो भी पेशेंट है वो आसपास के किसी सेंटर में जाएं, आंखों को वो टेस्ट कराएं, वो रिपोर्ट आपको थ्रू मेल, व्हाट्सएप भेज सकते हैं और फिर आप उनका उपचार शुरू कर सकते हैं। तो यही चीज जो दर्शक आउट ऑफ इंडिया है वो भी कर सकते हैं, वो भी कर और सकते इंडिया हैं। वाले में जो दूर दराज के हैं, गाँव में हैं, कस्बों में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, मेट्रो में हैं, सबके लिए हो सकता है बेसिकली। तो हमने वो सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा भी चुके हैं। मैंने सुना है कि आपने 20,000 से ज्यादा लोगों को उपचार किया है आयुर्वेद से, और ये जो मुहिम है आपने इतना तेज कर दिया है पिछले कुछ दिनों से कि बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहते हैं कि भाई आज की तारीख में सब चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को देखकर, आयुर्वेद को जानकर आंखें जो कि बहुत बहुत जरूरी हैं उसको केयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, रोजमर्रा की
ज़रूरतों में आँखों का कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं या फिर कुछ उसको केयर कर सकते हैं? कुछ घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, वो बताइए थोड़ा-सा, उसके बारे में थोड़ा-सा आप रोशनी डालेंगे तो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर, इसके लिए हमें दिन की शुरुआत से ही शुरू करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद एक तो आपको एक्टिविटी करनी है पामिंग, कि अपने दोनों हाथों को रब करो, थोड़ा हीट अप हो जाए, उसके बाद अपनी आई बॉल्स को इस तरह से कवर करना है। इससे क्या होता है कि हम जब आप पामिंग करते हैं तो थोड़ा सा हीट अप होता है ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आंखों की तरफ इनहेंस होता है। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला त्रिफला वाटर डिकॉक्शन, कि आपने 1 चम्मच त्रिफला लिया और उसको 1 ग्लास पानी में डाला और बॉयल करके उसको छान लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, गरम नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, छान के उससे अपनी आंखें धो। बहुत देर नहीं धोना है, थोड़ा सा धोया, जिससे कि आपकी आई हेल्थ मेंटेन हो। सेकेंडली, आपको और क्या करना है कि एक त्राटक कर्म होता है, आप लोग अपने घर में दीपक तो जलाते ही हो, तो जब दीपक जलाते हो तो उसकी तरफ गेजिंग करनी है। मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर 10 फुट के दूरी पे बैठो, आपका पूजा पाठ भी हो जाएगा और आपकी आई हेल्थ भी मेंटेन होगी। आपको सिर्फ दिए को देखना है। जब आप दिए को देखते हो कॉन्स्टेंटली, तो इसको हम त्राटक कर्म कहते हैं आयुर्वेद में, कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, अपनी आई मसल्स को टोन अप कर रहे हो। इसके अलावा कुछ आई एक्सरसाइजेस तो होती हैं कि थोड़ी देर आप पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, फिर थोड़ी देर दूर का देखो, पास का देखो, दूर का देखो, तो उससे क्या होता है, आपकी आई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट होती है। इसके बाद जब आप पूरे दिन का घर का काम, घर से बाहर भी जाते हैं, बाहर से आते हैं, धूल मिट्टी में से आते हैं, तो जब आप आते हैं तो एक बार आंखों को थोड़ा सा वॉश कर लो, स्प्लैशिंग नहीं करना है, आई को वॉश करो, हाथ वॉश करो। रात को सोने से पहले पैरों के तलवे में एक तो देसी घी, शुद्ध देसी जो होता है ना घी, जो असली गाय का होता है, उसको पादअभ्यंग करना होता है, मतलब पैरों के तले पे लगाना होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आजकल ना ड्राई आइज के बड़े इश्यूज बढ़ रहे हैं। ड्राई आइज क्यों होता है? क्योंकि आप जब स्क्रीन के आगे, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे आजकल सबका काम बढ़ गया है, तो क्या होता है कि जब आप लगातार स्क्रीन देखते हो तो जो 1 मिनट में आपकी 18 से 20 बार आंखें ब्लिंक होनी होती है नॉर्मली। जैसे अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो 18 से 20 बार हमारी आंखें ब्लिंक हो जाएंगी 1 मिनट में। लेकिन जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल्स पे काम करते हो ना, तो वो ब्लिंक रेट आपका रिड्यूस हो जाता है। वो ब्लिंक रेट आ जाता है घटकर 7 से 8 पर मिनट पे। अब उससे क्या होता है, जब आपकी आईज ब्लिंक नहीं होती तो आपकी वो जो ऊपर की टीयर फिल्म जो आनी होती है वो सारे में स्प्रेड नहीं होती, साथ के साथ आपके वहाँ के ग्लैंड्स भी एक्टिवेट नहीं होते, तो वो सब चीजें हमारी लैग कर जाती हैं। तो इसीलिए ब्लिंकिंग की हमें हैबिट बनानी है कि हमें दिन में 4 से 5 बार अपने लिए मुश्किल से 2 मिनट निकालने हैं कि अपनी आंखों को 15 से 20 बार लगातार आप ब्लिंक करो या ऐसे स्क्वीज करो। इससे क्या होता है, आपकी एक्टिवेट होते हैं ग्लैंड्स भी, मसल्स भी, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, आप ये कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। और रात को सोने से पहले अपनी आई बॉल पे थोड़ा सा देसी घी और ले लो और आई बॉल के चारों तरफ आप उसको रब करके ही सो। और अगर कुछ लोगों के लिए संभव हो सके विद प्रॉपर हाइजीन, तो थोड़ा सा उसको अंजन की तरह भी लगा सकते हो। महात्रिफल्यादि घृत मार्केट में अवेलेबल होता है, महात्रिफल्यादि घृत। इसको आप उंगली में लीजिए साफ करके हाथ से, क्योंकि अगर डेफिनेटली किसी फार्मा कंपनी का है तो वो प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस में ही होता है। बस आपको अपना हाथ धोना है और उसको लेके उससे अंजन भी लगा सकते हो, तो ये आपकी आंखों की ड्राइनेस को भी रोकता है। अगर आप बहुत ज्यादा देखो ल्यूब्रिकेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, कि आप रेगुलर, क्योंकि आजकल ये लोगों की हैबिट में आ चुका है कि दिन में 3 से 4 बार कोई ल्यूब्रिकेंट कहा है डॉक्टर ने डाल रहे हैं, पर बात यह है कि आपको रूल आउट तो, आपको बेस लेवल पे तो काम करना है। अगर आप ल्यूब्रिकेंट्स पे ही अभी से आ जाओगे 25-30 साल की उम्र से, तो बुढ़ापे तक क्या करोगे? क्योंकि आने वाले टाइम में फिर नॉर्मल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी नहीं काम करेंगे, फिर और एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले आएंगे, फिर लोगों को जेल्स भी लगाने पड़ते हैं रात को सोने से पहले, जिनके एडवांस केसेस होते हैं। तो इन चीजों से बचना है। ड्राई आइज आगे चलकर बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है, कॉर्नियल स्कार्स का, कॉर्नियल एब्रेजन्स का। तो इसीलिए हमें अपनी आंख को देखो सुरक्षित रखना है। छोटी मोटी 2-4 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कर लोगे ना, तो बहुत हद तक आप अपनी आंखों की बीमारियों से बच सकते हो। बहुत बार देखा गया है कि जो लोग बहुत देर तक आईपैड या लैपटॉप देखते हैं, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
ब्लैक सर्कल भी बोलते हैं उसको, डार्क सर्कल्स सर्कल उसको बोलते हैं। बोला जाता है, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द स्ट्रेन। और कुछ लोगों का ये जेनेटिक भी होता है, कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है कि आप कितना भी करेक्शन कर लो उस पर फर्क नहीं आने वाला। और ये हिस्सा आपका ऐसा होता है, इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हो, वही, हाँ, क्योंकि देखा जाए तो आजकल पील्स वगैरह, केमिकल पील्स वगैरह भी होती हैं अवेलेबल। लोग फेस का तो करा देते हैं डी पिगमेंट, लेकिन ये चीज आप आसानी से नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, मार्केट में ना कुमकुम आदि तेल आता है। कुमकुम आदि तेल इज अ बिग, मतलब मैं बोलूंगी हिट है इस चीज के लिए। अच्छा, आप उसको बस आंख के अंदर मत जाने दो, बॉर्डर्स पे इधर और ऊपर लगाओ और थोड़ी देर रबिंग करो। अब गर्ल्स तो आजकल इतना तो मैनेज कर ही लेती हैं अपने कॉस्मेटिक्स तो ये पर्टिकुलर को सुबह लगाना है, रात को लगाना है? ये सिर्फ रात को लगाना है कुमकुम आदि तेल। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये आपकी मतलब फेस के पिगमेंट्स को भी कम करेगा और डार्क सर्कल्स को भी कम करता है। One more thing, Dr. Saab, could you please brief us more benefits about Ayurveda and how it is more beneficial towards caring on eye? देखिए, आयुर्वेद का ना एक सबसे बढ़िया आपको एक मूल मंत्र बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और इसके अलावा आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है, मतलब हमें प्रिवेंटिव मेजर पे भी काम करना है। आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो आतुर है, जो रोगी है, जो बीमार है, उसके जितने भी बीमारियां आ गई है उसको भी शांत करना है। और इसके भी देखो दो एस्पेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ, और मैं शमन चिकित्सा की बात कर रही हूँ। ये शमन चिकित्सा मतलब कि आप दवाइयों के जरिए अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हो। अगर इससे भी नहीं कुछ हासिल होता ना, तो हमारे पास शोधन चिकित्सा भी है, जिसको आप पंचकर्मा से रिलेट करते हो। तो ऐसा है कि अथाह सागर है, अंदर जाना चाहो तो गोते ही खाते रहेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो शोधन, शमन, हर तरह की चिकित्सा होती है, बस आपको अपनी आंखें खोलनी है कि इन सब चीजों का आयुर्वेद के जरिए 100% ट्रीटमेंट है। आज आपके ये पॉडकास्ट से हमारे बहुत सारे दर्शकों की आंखें खुल जाएंगी और हम चाहते हैं कि लोग बाग इस बात को समझें कि आयुर्वेद से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आंखों के लिए स्पेशली जो आज इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, बताई है डॉक्टर साहब ने, वो बहुत ही लाभकारी होगी। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट इफ somebody is not in India or somebody is very far away, it's in rural area or it's a very distant place where your information will be reached through some mobile or something, how he can approach you, how he can contact you basically? Actually, we are having our helpline numbers. Yes. There, the patient or a person, caretaker, can call my team and they can book an online appointment also. For that, what we need is just your recent checkup reports. At least get yourself tested somewhere nearest eye hospital. Go and visit there. Get your thorough checkup done. After proper dilation of the eye, proper reports is needed. And thereafter, you can coordinate with our team on the provided phone numbers and you can book your online appointments. Online consultations are also in provision, and definitely you can get your medicines through couriers also. So we provide courier medicines also so that you can get the benefits at your home also. Thank you, Dr. Neha. It's really an amazing and wonderful session with you. Thank you, pertains to eye care. It's a eye-opening for lots many people who has a preconceived notion about Ayurveda and other things basically. And the corrective measure which you have just told us, that is really amazing and wonderful. So I look forward to have some more session with you in coming days and Definitely. weeks. I'll be highly obliged. And having said that, I really thank you from bottom of my heart. You came all the way for Tycoon Global Media Podcast and give us this amazing and wonderful information. Please subscribe Tycoon Global Media, and we are coming up with more interesting stories and amazing, wonderful personalities in this platform. Thank you. थैंक यू सो मच संजीव जी कि आपने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू कि आपने मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करी। थैंक यू टाइकून ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू।